जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा के लिए 100 टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट यहां पर आरंभ हो चुका है। मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चंस की अगर बात करें 100 के 100 क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैं कहूंगा यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जीके जीएसके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल वही प्रश्न ये हैं जो आप के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को अपने एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो पहला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं? आपको पता है फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेजन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अमेजन पर साथियों सामान को सेल किया जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों यहां पर अगर मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी, अगर आप वाकई में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक करना चाहते हो तो एग्जाम से पहले आपके लिए 3 प्रकार की साथियों पीडीएफ तैयार की गई है। वो 3 पीडीएफ अगर आप साथियों पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका 65% तो पेपर साथियों 65% पेपर इन्हीं 3 पीडीएफ से फंस जाएगा। सबसे पहले मैं आपको साथियों देखिए, जो आपका एसएससी जीडी का लेटेस्ट पेपर हुआ था अभी लास्ट फिलहाल की अगर बात करें तो एसएससी ठीक है ना जीडी की अगर बात करें फरवरी में हुआ था, यानी कि फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था इसकी आपको जो भी शिफ्ट है, इन शिफ्ट की अगर बात करें ये शिफ्ट आपको दी जा रही है सॉल्यूशन के साथ। यानी कि मैथ का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसके ऑप्शन है, जस्ट उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन, ताकि क्वेश्चन पढ़ो इधर सॉल्यूशन लगा लो। रीजनिंग का भी ऐसी है, जीके हिंदी का भी ऐसा ही है। तो एक तो ये पीडीएफ आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी 2025 में। उसके अलावा दूसरी पीडीएफ की अगर बात करते हैं साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर तैयार किए गए, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और यहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें साथियों जो टॉप लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी सम्मिलित हैं। बाकी सब हो गए 80 क्वेश्चंस के 10 प्रैक्टिस पेपर हैं। और उसके अलावा आपको पता है साथियों करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस में अपने स्कोर को साथियों बढ़ाना चाहते हैं तो करंट अफेयर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए पूरा 2024 को साथियों कवर किया गया है, ठीक है ना। ये 1000 टॉप लेवल के एमसीक्यू साथियों निकाले गए, जैसे कि क्वेश्चन होगा उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और जो राइट ऑप्शन होगा ना वो रेड होगा, बस समझ जाना वही आंसर है। तो मैं कहूंगा इन सभी चीजों को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 65% तो पेपर आप बहुत आराम से इसमें से आपका फंस जाएगा। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 70 रुपए का पेमेंट करके जब आप बताएंगे कि पेमेंट हो चुका है तो साथियों वहीं पर आपको ये तीनों पीडीएफ भेज दी जाएंगी। तो ये काम साथियों जरूर कर लेना आप लोग। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करंट अफेयर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्ट पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पीएम सूरज का साथियों देखिए पीएम सूरज की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपसे यहां पर पूछे जा रही है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं ग्रामीण नौकरी आश्वासन योजना नहीं, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अध्ययन नहीं, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पीएम सूरज की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो भैया सिरके में फॉर्मिक अम्ल भी नहीं होता है, लैक्टिक भी नहीं होता है, ऑक्सैलिक भी नहीं होता, मैं कहूंगा एसिटिक अम्ल होता है। यानी कि आंसर जिनका भी जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 17 अक्टूबर को हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होंगे। कौन राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होंगे? और वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों उपराष्ट्रपति की यहां पर बात चल रही, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना यही तो राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं।
है। इस प्रकार जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कम मेहनत के साथ सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको साथियों इतना तो एक्सपर्ट बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट में कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लें। जो आपका रियल एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, फरवरी में एग्जाम डेट आ चुकी है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं आरंभ हैं, तो मैं कहूंगा उस 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, सब के सब कंटेंट साथियों आपका टारगेट सिलेक्शन से ही आएगा। तो मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब जितनी भी क्लासेस आए साथियों, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना होगा, क्योंकि क्लास की अगर बात करें, क्लास में आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बनाता हूं, क्योंकि साथियों मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट है हर एक घर से, ग्रामीण एरिया अगर हो या शहरी एरिया हो, हर एक घर से एक सिलेक्शन साथियों निकलना चाहिए। कम से कम एक बंदे को तो जॉब मिले, एक मकान से, एक घर से। देखिए अगला सवाल है साथियों करंट अफेयर का, करके 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक कहां पर स्थापित की गई है। तो ये कहां पर स्थापित की गई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगाकर इसको नोट डाउन करेंगे। तो क्लाइमेट क्लॉक अर्थात सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर स्थापित की गई है, नई दिल्ली में स्थापित की गई है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये कहां पर है, तो साथियों शाहजहांपुर में है। कहां पर है, शाहजहांपुर में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जो लोग भी शाहजहांपुर से, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं भी शाहजहांपुर से ही हूं। अगला सवाल है करके इनमें से कौन सी भारत की स्थानीय प्रजाति है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों सिंह मुख बंदर की अगर बात करते हैं साथियों, सिंह मुख बंदर ये भारत की स्थानीय प्रजाति है। उसके बाद देखिए भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था, असम हुआ था, त्रिपुरा हुआ था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, यानी कि कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने के बाद किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। मैं कहूंगा यह काम तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। तो जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचित है। सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो जो कथा सरित सागर है ना, यह संस्कृत भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है कथा सरित सागर, यह संस्कृत भाषा में रचित है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर साथियों स्थानांतरित की थी, बताइए। तो पहले जब सुल्तान की अगर बात करें, पहले दिल्ली थी, फिर इसने दिल्ली से साथियों कहां पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली, देवनागरी भी कहते हैं और देवगिरी भी कहते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत सरकार के अनुसार सूक्ष्म उद्योग वह है जिसका वार्षिक कारोबार कितने से अधिक ना हो, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक ना हो, वो भारत सरकार के अनुसार सूक्ष्म उद्योग उसको कहा जाता है, ठीक है ना। जो 5 करोड़ से अधिक है तो फिर वो सूक्ष्म उद्योग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 1991 में भारत में जो आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तात्कालिक कारण था वो क्या था। वो राजकोषीय घाटा था, नहीं। गरीबी था, नहीं। भुगतान संतुलन का संकट था, बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये सवाल आपके सामने आए तो आपको ये वाला जवाब लगाना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें, ये लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि कब से कब तक थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि 1951 से लेकर 19
1956 तक थी, ठीक है ना। दूसरी की अगर साथियों बात करते हैं तो 56 से 61, तीसरी की बात करते हैं तो 61 से 66, ठीक है ना, और चौथी की बात करते हैं तो 69 से 74, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करंट अफेयर का, करके 2024 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किसने जीता, जिसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है या प्रित्जर पुरस्कार है, इसको वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। ये 2024 में किसको दिया गया था, तो रिकेन यामामोटो को दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में साथियों ये आएगा जरूर। देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष साथियों कौन है, मुझे बताइए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो साथियों पहले अध्यक्ष की बात चल रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के मुख्यालय का स्थान क्या है, जो राजस्व प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण है और इसमें गांव से लेकर राज्य के शीर्ष स्तर तक नौकरशाही प्रणालियां शामिल हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आधिकारिक तौर पर किस वर्ष बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार हो गया। पहले म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था, और अब क्या है साथियों, म्यांमार है। तो मैं कहूंगा ये हुआ कब, आपसे सिर्फ इतनी बात पूछी जा रही है। तो पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा कब कहा जाता था, 1989 से पहले, और 1989 से बर्मा को म्यांमार कहा जाने लगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने सदस्य थे। तो साथियों 6 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। आपको साथियों मालूम होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो साथियों जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक उसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस मैं आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी कि मेरा मानना है कि अगर आप इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है ना। और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 70 रुपए में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं कहूंगा इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कैसे मैंने बताया था, पीडीएफ आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हैं। सब कुछ कंटेंट आपको वहां पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग साथियों जरूर कर लेंगे। अब अगर बात करें इस सवाल की, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर हैजा एक जीवाणु जनित रोग है, आर्तज्वर भी है, लेकिन रेबीज की अगर बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये एक संक्रामक बीमारी है। कैसी है साथियों, ये एक संक्रामक बीमारी है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि माघ साजी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माघ साजी को अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लाल और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है। तो मैं कहूंगा विंध्याचल, उच्च भूमि और पठार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि डेविस कप ये किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो डेविस की अगर बात करें साथियों, डेविस जो है ना, देखिए जैसे डेविस लिखा हुआ इसमें जो मात्राएं वगैरह है ना, वैसे ही साथियों टेनिस लिखा हुआ है और अंत में भी सा है और इसके भी साथियों अंत में सा है। यहां पर छोटी ई की मात्रा है, यहां पर भी छोटी ई की मात्रा, यहां पर ए की मात्रा, यहां पर भी ए की मात्रा। तो मैं कहूंगा साथियों डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस के खेल से है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग कौन कौन से राज्य से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे। तो मैं कहूंगा साथियों 2011 की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार आपका राइट आंसर है। यानी कि ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से
भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया वो कब लगाया गया साथियों, वो 1968 में लगाया गया। 25 फरवरी 1968 को साथियों ये लगाया गया था, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों, चौधरी चरण सिंह थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे साथियों, जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, भारत के आजाद होने की बात करें तो उस समय उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो साथियों गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि उस विटामिन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। यानी कि कभी अगर किसी के चोट लग जाए, अगर उसकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो उसका खून बहता रहेगा, धीरे 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 बहता रहेगा। अभी क्या होता है, इसके हमारी आपकी बॉडी में चोट लगती है, कोई खरोच लगती है तो खून थोड़ी देर निकलता है, रुक जाता है ऑटोमेटिक। हमारी बॉडी में विटामिन के ठीक ठाक है जितना होना चाहिए, लेकिन किसी में अगर कम होता है तो उसका खून बहता रहता है और फिर उसकी क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। इसलिए विटामिन के की कमी हमको नहीं रखना है किसी भी हालत में। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है, तो वो विटामिन के है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, बताइए। तो मैं कहूंगा 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 31%, यानी कि भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो 31.16% था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। तो साथियों किसने ये काम किया है, मैं कहूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ये काम किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से एक प्राचीन भारतीय इतिहास में, ठीक है ना, एक प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में साथियों किसे जाना जाता है। फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके मुझे बता देंगे कि आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए भाई बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर सुश्रुत आपका आंसर जाना चाहिए, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम सुश्रुत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, यानी कि उस समय किसका कार्यकाल था। तो मैं कहूंगा लॉर्ड मेयो का उस समय कार्यकाल चल रहा था जब भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, या आपके एग्जाम में सवाल आएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस मौसम में कोहरे की स्थिति होती है, तो मैं कहूंगा सर्दी में तो साथियों कोहरे की स्थिति होगी। 73वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पंचायत राज अधिनियम में साथियों संशोधन किया था। केवल उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किया था, तो साथियों इसमें तो किया था। केवल उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में किया था, तो मैं कहूंगा साथियों इसमें भी किया था। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 दोनों में संशोधन किया था, तो मैं कहूंगा ये आपका सबसे सटीक और सबसे सही जवाब हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों सम्मिलित है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि किसान एग्री शो 2024 ये कहां पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कहां पर साथियों इसका आयोजन किया गया, तो मैं कहूंगा तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक कवित्री के रूप में उत्तर प्रदेश के किस राज्यपाल ने महात्मा गांधी द्वारा भारत की कोकिला की उपाधि अर्जित की, मुझे बताइए। चलिए तो भारत की कोकिला के रूप में साथियों किसको जाना जाता है, मैं कहूंगा सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है, तो कॉफी है, चावल है, उसके अलावा गन्ना भी है, लेकिन साथियों सॉरी गेहूं है, चावल है, गन्ना है, लेकिन कॉफी नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो मैं कहूंगा 1.64%, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि WPL 2024 में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी एलिसे पेरी किस
देश से हैं, तो मैं कहूंगा ये तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से हैं साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया से है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संसदीय बैठक का पहला घंटा कौन सा होता है। ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अगर अब आपके एग्जाम में आ जाए कि पूछ लिया जाए जो संसद की बैठक का पहला घंटा होता है, ये साथियों प्रश्नकाल का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं बताइए। तो 3057 या 3057 से ज्यादा वाला आंसर आपको साथियों चयन करना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, 3057 या 3057 के आसपास वाला नंबर आपको चयन करना है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 1707 तक 5 राज्यों में स्वतंत्र राज्यों में साथियों बंट गया था। तो मैं कहूंगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी साथियों, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसके नेतृत्व के बाद साथियों इनको सरदार की उपाधि दी गई, इसलिए इनको कहा जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी। तो साथियों किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्या हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है, बांसुरी, तबला, वीणा या साथियों सितार। तो मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर कौन सा वाद्य यंत्र यानी कि वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए साथियों दर्शाया गया है। यानी कि उसके समय में जो सिक्के चला करते थे, यहां पर साथियों समुद्रगुप्त की तस्वीर है और फिर ये साथियों वीणा बजाता हुआ ये दर्शाया गया है, ऐसा यहां पर कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अकबर ने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा था। तो किसने लिखा था, मैं कहूंगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो उसको क्या कहा जाता है। उसको साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, आपको मालूम होगा। क्या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सरकार भी हो, दोनों हो, तो मैं कहूंगा उसको अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहा जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ेगा। तो किन 2 शहरों को जोड़ा गया है, मेरठ और प्रयागराज को साथियों जोड़ा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ये कहां पर स्थापित किया गया है। तो ये गुजरात में स्थापित किया गया और गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है बताइए। तो आप लोगों को नाम किनका याद रखना है, रिचर्ड स्टोन का नाम याद रखना है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों, रिचर्ड स्टोन को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया। तो मैं कहूंगा साथियों भागड़ा नागल बांध क्या रावी नदी पर बनाया गया, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं साथियों। जो चमेरा बांध है ना, ये रावी नदी पर बनाया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग स्थापित किया गया था। तो ये तो 1967 में स्थापित किया गया था। अगला देखिए, कह रहे कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी। तो फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए, आंसर आपका क्या होगा। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये 1320 में की थी। अब 1300 से ऊपर आ जाएगा ना, तो उसको 14वीं शताब्दी ही कहा जाएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का, क्या जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की अगर बात करें तो जो वित्त मंत्री होते हैं साथियों, वित्त मंत्री यही कौन होते हैं, यही जीएसटी के परिषद के यानी कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, अयोध्या क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हिंदी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात करें अयोध्या क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में किस हिंदी बोली का प्रयोग किया जाता है, तो मैं कहूंगा अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत के पठारी
उत्तरी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों आग्नेय चट्टानों पर हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि 14वें वित्त आयोग ने कुल कर आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को दिया है? तो किस राज्य को दिया है? उत्तर प्रदेश को दिया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी हो जाता है। कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्य नीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में। यानी कि राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें, इसमें जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है साथियों, इसके बारे में अनुच्छेद 46 में है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। तो इनका नाम साथियों डॉक्टर नागेंद्र सिंह था और यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में बनने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल, ठीक है, बेलो पॉवर्टी लाइन की प्रतिशतता क्या है? तो कितनी थी साथियों? मैं कहूंगा 22% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2023 के नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 125 देशों में से किस स्थान पर रखा गया था? तो 111वें स्थान पर रखा गया था। अगला देखिए, कह रहे कि एआई स्टार्टअप, ठीक है ना, कृत्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारत पहला यूनिकॉर्न बन गया? किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया था? मैं कहूंगा साथियों ओला ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो ओला यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, कह के चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए C6GIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चुनाव के दौरान मतदाता की निगरानी करना, चुनाव परिणामों पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करना, जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गोदावरी नदी का जल अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं साथियों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, ये आपके राज्य जो होंगे ना, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खान और खनिज के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, जो बैलाडीला है ना, ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और बैलाडीला ये भारत का अगर बात करें ये छत्तीसगढ़ में साथियों खनन क्षेत्र है, यानी कि ये आपके खनन क्षेत्र हो जाएंगे और ये लौह अयस्क पाया जाता है वहां पर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जावर जो खनन क्षेत्र है यहाँ पर जिंक आपको मिलेगा, घाटशिला खनन क्षेत्र है यहाँ पर आपको तांबा मिलेगा, लेकिन कुद्रेमुख में साथियों बॉक्साइट नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अब यहां पर क्योंकि कुद्रेमुख में भी साथियों लौह अयस्क पाया जाता है, क्या लौह अयस्क पाया जाता है, तो इसलिए बॉक्साइट नहीं होना चाहिए यहां पर। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के आकर्षण कारकों में से एक है? तो जीवन की सुरक्षा, बेरोजगारी, खराब जीवन स्थिति, अप्रिय जलवायु, सब नेगेटिव है। जीवन की सुरक्षा आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक अवश्य कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहां पर आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है? प्रेस और पंजीकरण पोर्टल नहीं होगा, मैं कहूंगा साथियों प्रेस सेवा पोर्टल हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा, तो प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके बाद देखिए, झबरा सींग वाला जंगली आइबेक्स भारत में जो पाया जाता है वो मैंग्रोव वन में पाया जाता है? नहीं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है साथियों? नहीं। मैं कहूंगा पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जनवरी 2024 में
जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि शामिल नहीं है? तो मैं कहूंगा मगधी केरे संरक्षण रिजर्व शामिल है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अंक समुद्र पक्षी रिजर्व भी शामिल है, लेकिन पुलिकट झील आपके शामिल नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया भूदान आंदोलन का प्रारंभ? मैं कहूंगा विनोबा भावे के द्वारा ही साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक बाजार संरचना जिसमें एक ही प्रतिष्ठान द्वारा पूरे बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है उसको साथियों किस रूप में जाना जाता है? तो उसको एक अधिकार के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि किसका रक्त आधान में स्कंद रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम साइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोडियम साइट्रेट का रक्त आधान में स्कंद रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत का मौसम किन महीनों में होता है? तो ये तो साथियों चैत्र वैशाख में होता है, या आप लोग ध्यान रखेंगे डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। कह रहे कि चंबल के खंड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण हैं? तो किसके अच्छे उदाहरण हैं? अवनालिका अपर्दन के अच्छे उदाहरण हैं। ये सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखेंगे, इसलिए एग्जाम से पहले इन सभी चीजों को आपको साथियों तैयार कर लेना है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो कौन सा अम्ल उत्तरदायी है साथियों? फास्फोरिक अम्ल उत्तरदायी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इन चारों में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं साथियों कौन सी है? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो K2 साथियों ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और ये कितनी ऊंची है साथियों? ये आपकी 8849 मीटर ऊंची है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर मैंने देखा ये एग्जाम में साथियों आपसे पूछी जाती है कि ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 80 है ना, इस अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है आपको मालूम होना चाहिए, 250 निर्धारित की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऑनलाइन समुदाय में भड़काऊ या विषय से हटकर मैसेज पोस्ट करके जानबूझकर झगड़ा शुरू करके या लोगों को परेशान करके इंटरनेट पर कलह पैदा करता है, उसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं? यानी कि उस व्यक्ति को एक तरीके से क्या कह सकते हैं? उसको इंटरनेट ट्रोल कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर आपका देखिए डिक्टो सवाल आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है, रत्ती भर का इसमें चेंज नहीं होगा। कहने के अब आपसे पूछा जा रहा है कैसी जलवायु स्थितियों में कांटेदार झाड़ियों का निर्माण होता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा यहां पर अगर साथियों बात करते हैं शुष्क रेगिस्तान जलवायु, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शुष्क जलवायु में कांटेदार झाड़ियों का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को तो सिस्मोग्राफ के द्वारा साथियों रिकॉर्ड किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि नगरीय नवीनीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें पुराने और क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ़ लोगों के द्वारा नया बनाया जाता है? तो यहां पर साथियों कुलीनीकरण उसको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को साथियों कुलीनीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो मैं कहूंगा अशोक कुमार को मिला था। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समाचार यानी कि कौन से समाचार पत्र के संस्थापक भी थे? तो मैं कहूंगा मराठा और केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहे कि शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण बुद्ध के कौन सी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो मैं कहूंगा पहले उपदेश की जो एक तरीके से एक घटना है इसकी स्मृति में बनाया गया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई सामाजिक न्याय की प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई तो साथियों 206 फीट है। कितनी है? 206 फीट है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि
किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश के आयात और निर्यात मूल्यों के बीच का अंतर कितना होता, अंतर जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, यानी कि व्यापार संतुलन खाली जगह में आ जाएगा। मैं कहूंगा व्यापार संतुलन किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश के आयात और निर्यात मूल्यों के बीच अंतर है व्यापार संतुलन, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, एस राजीव जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है, तो मैं कहूंगा साथियों संवहनीय वर्षा से संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का सवाल ये तो रिपीट हो गया। यहां पर कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें से सतत विकास लक्ष्य हैं जो 2030 तक प्राप्त करने। एक तो लैंगिक समानता प्राप्त करनी है, शून्य भूखमरी एक तरीके से प्राप्त करनी है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, लेकिन ये साथियों उद्देश्यों में से नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये केंद्रीय वित्त मंत्री जो है ना, यही माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, बताइए। तो थाईलैंड की मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो साथियों बेहद जो है ना, बेहद ये थाईलैंड की ही मुद्रा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, मैं कहूंगा साथियों 7 होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है। अगला सवाल है कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत यानी कि रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो मैं कहूंगा वाराणसी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य करते हैं, तो छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है, राजस्थान हिमाचल प्रदेश करता है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपने पहला पड़ाव पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कह रहे कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये तो 2016 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है। इनका नाम है पंडित जसराज जी और ये संगीत से साथियों संबंधित है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है, तो मैं कहूंगा धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो साथियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कह रहे कि कौन सी अनुसूची प्रशासन व नियंत्रण तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान से संबंधित है, तो मैं कहूंगा 5वीं अनुसूची यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक का मुख्यालय कहां पर है, तो मैं कहूंगा लखनऊ में। कहां पर इसका है हेडक्वार्टर, साथियों लखनऊ में है। अगला देखिए ताज महोत्सव 2024 ये आगरा जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर ताज महोत्सव 2024 आगरा जिले में कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो शिल्पग्राम में आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपको कैसे लगे, अगर देखिए यहां पर यूपी आ जाए ना तो यूपी आपको लगा देना है कि ताज महोत्सव 2024 ये कहां पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये कैसी क्लास लगी साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ साथियों मैंने जिस चीज का जिक्र किया था एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 पीडीएफ आपके लिए साथियों तैयार हो चुकी हैं। तीनों पीडीएफ को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं कहूंगा 65 से 70% तो पेपर कहीं नहीं गए साथियों, यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में आपको दी जाएंगी तीनों पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी एसएससी जीडी के वीडियोस आए उन सभी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि अब एक नए सिरे से नया आगाज और नई तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।